लिखिए ESR ऑफ बेंजीन। देखो अभी टॉपिक कैसे चलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ESR ऑफ बेंजीन। फिर जो आपके सिलेबस में है ESR ऑफ क्लोरोबेंजीन। फिर जो सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से ESR ऑफ फेनॉल, समझे। फिर ESR ऑफ एनीसोल, फिर ESR ऑफ मेन एनिलीन, और भी दो चार है एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे। मतलब ESR ऑफ नाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है ना। फिर 7th में ESR और या फिर AES। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से लर्निंग शुरू होगी। ESR ऑफ क्या, बेंजाल्डिहाइड, है ना, हो सकता है। फिर पूछ दे ESR ऑफ, यही सब आपके सिलेबस में है, बेंजोइक एसिड, लाइक दैट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, फेनॉल है और एनिलीन। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन रहेगा। मैं बताऊं, ये सारे पार्ट 11th 12th के एनसीईआरटी अगर मिला दें तो हर जगह पे 4-4 5-5 पेजेस, 2-2 3-3 पेजेस तो हैं। आप याद करो क्लोरोबेंजीन का ESR का वो पेज पढ़ा भी है आपने। आप एनसीईआरटी निकालो, देखो आपको दिखेगा। हाँ 12th वाला एनसीईआरटी, हेलो अल्केन हेलो एरीन वाला। होपफुली सबने लाया होगा एनसीईआरटी। क्यों आज कुछ अलग था? फिर देखो मैनेज करो एनसीईआरटी जल्दी से। सब बेंच में एक तो चाहिए हमें कम से कम। ओए एनसीईआरटी निखिल नहीं लाया, अविनाश हाइड्रोकार्बन्स वाला लेके आया। बहुत बढ़िया। पर कौन से पेज पे? पहले तो हेलो अल्केन हेलो एरीन में आप देखोगे, हाइड्रोकार्बन में कहाँ मिलेगा? 11th वाले एनसीईआरटी में मिलेगा। बेंजीन का ESR कहाँ मिलेगा? 11th वाले एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर क्लोरोबेंजीन का एनसीईआरटी, वो क्वेश्चन याद करो ना, कैन यू थिंक, वो वाले क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था, कैन यू थिंक, ध्यान में है क्वेश्चन? हेलो अल्केन हेलो एरीन का लास्ट होगा 2-3 पेज के पहले। बोलो, हाँ वही पेज है। देखो एक तो मैं यहाँ बता दूं क्लियरली, सब लोग इधर देख, हेडिंग दिया हुआ है ESR ऑफ बेंजीन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स। एक इधर भी एनसीईआरटी पास करते हैं कर एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है कोई नहीं। इधर देख सब लोग, मैं बता देता हूँ 11th वाला एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा? ESR ऑफ बेंजीन, है ना, 11th वाले एनसीईआरटी में। और वो भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसका हाइड्रोकार्बन में जब जाओगे, यहाँ देख कितने अच्छे से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ है। आज जाके घर पे इसका लाइनर बनाओगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ बनाओ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एनसीईआरटी से ही बनाओ, ठीक है। उसके बाद पूरा यहाँ पे ये सब डायग्राम याद है, रेजोनेंस में पढ़ाया था। बेंजीन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर याद करो, बर्गर बताया था कभी। यहाँ पे कुछ एरोमेटिसिटी हकेल रूल वगैरह दिया है। फिर यहाँ पे बेंजीन का प्रिपरेशन के कुछ है, अभी वो नहीं पढ़ाया आपको। बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं पढ़ाया, ऑल्दो 1-2 रिएक्शन आपको पता है बेंजीन प्रिपरेशन का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन पढ़ना है। फिर देखो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेनली कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका बहुत डिटेल्ड है बच्चे, अभी तक जो चल रहा है 2 क्लास में, तीसरा क्लास भी खत्म होने वाला है, यही तो चल रहा है। इसका मैकेनिज्म बात किया, स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म लिखा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिखा है, देखो है कि नहीं। ESR ही तो चल रहा है, ये पूरा पार्ट ESR का है। फिर लास्ट में 2-4 क्वेश्चन है अलग से। तो मैं बताऊं, ये पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज कोशिश करो खत्म करने का, कल परसों में मत जाओ। समझ में आया? कहाँ मिलेगा? 11th का सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी में। उसके बाद देख यहाँ पे 12th का जैसे एनसीईआरटी उठाओगे, क्लोरोबेंजीन, ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा बच्चे। ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
अरे यस नो, 2 पेज, कहाँ पे 2 पेज है बस, इससे ज्यादा है नहीं। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग है, जो हमने कर लिया फ्री रेडिकल वाले में किया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आओगे ना बच्चे, तो आ जाएगा फिनॉल। क्या आ जाएगा? और एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिखा हुआ पे ईएसआर ऑफ फिनॉल। देख अलग से टॉपिक लिखा है, ईएसआर ऑफ फिनॉल, दिख रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी वर्ड क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, मतलब एनसीईआरटी शायद ये वर्ड यूज कर रहा है। एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और मैं बताऊं पूरा एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा मिला के कम से कम 20 पेज एनसीईआरटी सिर्फ ईएसआर पे लिखा है। ऐसे ही नहीं टाइम लग रहा है हमें। क्लोरोबेंजीन में 2-4 पेज, 5 पेज बेंजीन में लिख दिया, फिर फिनॉल में 3-4 पेज लिख दिया, है ना? बोलो, यहाँ पे लास्ट चैप्टर जब देखोगे एनिलीन, तो वहां पे ईएसआर ऑफ लिखा है, देखो लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ। तो मेरा टास्क क्या होगा बच्चे, कि इसको तो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। पैरेलली सब रिएक्शन एक जैसा है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, एक ग्रुप पहले से है तो दूसरा ग्रुप कहाँ लाना है, इसीलिए तो इतना चल रहा था 2 दिन। तो आप बोलोगे नहीं सर फिनॉल का ये सर आप अलग से पढ़ाओ, पढ़ाएंगे बिल्कुल, लेकिन अभी टास्क रहेगा कि उसको करना है घर पे। क्लियर है? तो ये अपने आप में सिर्फ एनसीईआरटी ने 25-30 पेज लिख रखा है। चलो तो शुरू करें। टॉपिक क्या है पहला? ये हटा देता हूं मैं। एनसीईआरटी इसको EAS लिखता है, मैं भी आज के बाद यही लिखता हूं, चलेगा? क्या लिख दिया? EAS ऑफ बेंजीन। मैं बताऊं, बेंजीन में कोई ग्रुप जोड़ने का जो एक्सेस है, मैंने बोला मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन। याद करो, सब्स्टिट्यूशन ही है। तो इसको देखा गया, अगर कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन का हाइड्रोजन हटके NO2 आ जाता है। अगर इसी को X2 एंड लेविस एसिड कैटलिस्ट से पास कराओगे, यहाँ X मेनली क्या होता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अभी बताऊंगा डिटेल में क्यों। तो बेंजीन में हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएगा? हैलोजन। क्या आ जाएगा? हैलोजन। अगर यही तुम बेंजीन में तुम सिर्फ सल्फोनेशन कराओगे, सल्फोनेशन मतलब यहाँ पे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, इसी को ओलियम भी बोलते हैं, H2S2O7, अगर इससे पास करा देते हो बेंजीन का हाइड्रोजन हटके SO3 आ जाएगा। अगर बेंजीन में आपको R ग्रुप जोड़ना है, अल्काइल हैलाइड लेना है और AlX3 लेना है, लेविस एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पे बेंजीन में R जुड़ जाएगा। अगर बेंजीन में आपको एसाइल ग्रुप जोड़ना है, एसाइल, तो एसाइल हैलाइड एंड लेविस एसिड कैटलिस्ट लेना है, बेंजीन में जुड़ जाएगा क्या? एसाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? अगर आपको और इधर बढ़ा देता हूं टॉपिक, अगर इसको COHCl से पास करा दिया है ना, AlCl3, तो यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बेंजीन में डायरेक्ट एल्डिहाइड भी जोड़ा जा सकता है। रिएजेंट एकदम रटना पड़ेगा। LSE वगैरह अल्कोहल फिनोल इधर के रिएक्शन, लेविस एसिड कैटलिस्ट, तो अल्कोहल फिनोल इधर में भी है ना वो, देखेंगे आगे। अभी बेंजीन पे बात कर रहे हैं कि बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ना है तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है? 11th में कुछ बच्चे हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे मुझे ध्यान में, तो यहीं पे अच्छे से पढ़ना है। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना? लास्ट टू लास्ट याद है मुझे कि हाइड्रोकार्बन हमने 11 में पढ़ाया था, है ना? लेकिन अभी यहाँ पे आ गए तो एक बार एकदम डिटेल से पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है? कम से कम इतना पार्ट तो याद रखो। ये लास्ट वाला रिएक्शन का नाम भी है गेटरमैन रिएक्शन करके। मैं फिर बोलूं, इसमें से कोई भी अभी कमिंग टैप टेस्ट में आ सकता है, उस अंदाज में पढ़ो। कमिंग माइनर एसआरजी कहीं भी आ सकता है, फिर बाद में नहीं बोलना नहीं इसकी बेस नहीं रटा हमने, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ा दिया मतलब याद करो।
और भी ग्रुप जोड़ सकते हैं हम लोग बेंजीन में डायरेक्टली, लेकिन ESR के थ्रू मोस्ट फेमस क्या है? ESR के थ्रू अगर कुछ जोड़ना है, नॉट ESR, EAS के थ्रू अगर कुछ जोड़ना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इन दोनों को देखेंगे, बोलते हैं फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एज वेल एज फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, ये हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है ना? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। मैंने बोला था ना इसका मैकेनिज्म 30-40 टाइम्स होता है। अभी देखो इतने बार सेम मैकेनिज्म आएगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, फिर बेंजीन पे अटैक कराओ, 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ, एंड देन फिर डीप्रोटोनेशन करा के फिर से एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो पार्ट है, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दो नाम है देखिए, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, ये तो ऐसे ही एक पेज मतलब लिख के याद कर लो इसको, ये रटने वाला पार्ट है। बेंजीन विद रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, कोई नहीं, सब पे बहुत डिटेल में बातों को घबराने की बात नहीं। गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना? गटरमैन नहीं है जी, गेटरमैन कोच, ऐसे ही है ना? देखो तो लिखो जल्दी से, जो एग्जिस्टिंग टाइम है उसमें एक चीज तो पढ़ लें कम से कम, नाइट्रेशन, लेविस, अच्छा फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, देखिए यहाँ पे पूरा रिएक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, दोनों डिस्कस करते हैं। कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, और हाइड्रोजन हटके क्या बना दोगे? नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म देखिए, बार बार बोला हूं कि हर के साथ मैकेनिज्म होगा। पता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में खुद बेस बन जाता है, मतलब H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझना क्या हो रहा है स्टेप्स यहाँ पर। नाइट्रिक एसिड गेट प्रोटोनेटेड इन केस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बात समझो, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में एसिड कौन है, बेस कौन है? तो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में ये बेस है, ये एसिड है। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, आपको पता होगा। ये क्या करता है, अपना H+ देता है नाइट्रिक एसिड को, और कौन लेता है नाइट्रिक एसिड का कौन सा पार्ट? H+ लेता है, OH वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ये H+ यहाँ आ गया एक तरह से, या ये लोन पेयर ने H+ को अपने पास बुलाया, या H2SO4 ने फोर्सफुली अपना H+ इसको दिया। समझ में है? क्या हो जाएगा इसके बाद, बताओ क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 H आ गए क्या? बोलो, 2 ऐसा हो गया, और यहाँ खुद क्या बचा? HSO4-। अच्छा, दोनों एसिड है इसीलिए ये पार्ट तो रिवर्सिबल है, ऐसे समझो। बोलो, H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड प्रोटोनेट हो जाता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? तुरंत ये बॉन्ड टूटकर, आपको याद होगा जब भी मैंने जनरल मैकेनिज्म बताया उसमें भी यही काम था। पहला स्टेप था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, और देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया।
So in nitration, what is electrophile? नाइट्रोनियम आयन. इसका क्या नाम है? नाइट्रोनियम आयन. In nitration, what is electrophile? नाइट्रोनियम आयन. अब बताओ सेकंड स्टेप आपको तो इजी लग रहा होगा. इस नाइट्रोनियम आयन को कहाँ भेजना है बच्चे? Obviously, benzene is electron rich because of the 6 pi electrons. कहीं भी भेज सकते हैं क्या NO2 प्लस को? बेंजीन के केस में डायरेक्टिविटी क्या देखना है? सब कार्बन आइडेंटिकल है. क्या यहाँ डायरेक्टिविटी देखना है? कैसा होगा रिएक्शन? सबसे पहले जब NO2 प्लस इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड तोड़ो और इस नेगेटिव को यहाँ जोड़ दो. पाइप जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था वही है. बताओ क्या बन जाएगा? यही स्टेप आरडीएस है बच्चे. क्या बन गया बताओ? यहाँ प्लस आ गया और यहाँ एक H पहले से यहाँ NO2 भी जुड़ गया. बोलो बताओ. एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, इसलिए ये स्लो स्टेप है. ये कितना बार अभी जनरल मैकेनिज्म बात किया था, याद करो. यहाँ पे ENU रखा था लेविस एसिड के प्रेजेंस में. एकदम पहला दिन लेविस एसिड के प्रेजेंस में क्या रखा था? ENU, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में. पहला दिन का मैकेनिज्म याद है? जनरलाइज मैकेनिज्म. नहीं ध्यान में आ रहा ना? पहला दिन जो यहाँ पे लिख के भेजे, जैसे ही ये खत्म हुआ था, ये पहला पार्ट क्या हुआ? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे गया. जनरल मैकेनिज्म पढ़ाया है, वही चीज अब पर्टिकुलरली नाइट्रेशन में चल रहा है. सब में होगा, एकदम वही चलता रहता है हर जगह पे. मैंने बोला ना 30-40 टाइम्स ही आता है बार बार. तो अभी जैसे बोल रहा हूं तो दिमाग में ही नहीं चल रहा है, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं पीछे का 2 दिन भर उसको रफ में लिख के. इसी वजह से नहीं चल रहा है. पीछे लिखा हुआ पेज में क्या ENU ऐसा ब्लैंक बैठा पड़ा है? पढ़ो ना थोड़ा. अच्छा, इसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना, वो सब कितना बार बोला है? कितने क्वेश्चंस हो गए इस पे कि रेजोनेंस होता है, याद करो, प्लस यहाँ पहुंचता है, फिर रेजोनेंस होता है, प्लस यहाँ पहुंचता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है. ध्यान में आ रहा है? अब बार बार मैं हर रिएक्शन में वो रेजोनेंस करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के नहीं दिखाने वाला. जैसे बेंजीन पे NO2 प्लस आया, कार्बोकेटायन बना, जो 3 कार्बोकेटायन बना रेजोनेंस के बाद, एंड इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स. अब चाहो तो तुम यहाँ पे प्रॉपर्ली तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओ. इसको यहाँ करके यहाँ प्लस लाओ, फिर रेजोनेंस करके यहाँ प्लस लाओ, 3 RS बना के दिखाओ, फिर उन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाओ. एंड द फाइनल स्टेप इज व्हाट? जो ये बना, यहाँ प्लस है, यहाँ NU है, यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो HSO4 माइनस, वो हो सकता है क्या करे? हीट के प्रेजेंस में इस H को निकाले, और ये फर्स्ट स्टेप होगा. हीट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा फिर? नाइट्रो बेंजीन. लेकिन ध्यान रखना ये स्टेप इरिवर्सिबल है. NO2 प्लस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये रिवर्सिबल नहीं है ना? इनफैक्ट लास्ट स्टेप भी इरिवर्सिबल ही बोलो, रिवर्सिबल मत बोलो इसको भी. लास्ट स्टेप फास्ट होता है. So in this way you can do nitration of benzene. So nitration of benzene is what kind of reaction? Addition, substitution, elimination, what kind of reaction? Aromatic, electrophilic aromatic substitution. NCERT के हिसाब से EAS. कैसे बताओ? सबसे पहला स्टेप कार्बोकेटायन NO2 प्लस बना, फिर वो बेंजीन पे गया. बोलो. अब जब ये रिएजेंट आया, इसके रिएक्शंस आए, तो इसके की पॉइंट्स भी आएंगे. अच्छी बात है, इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं होता. बेंजीन को कभी भी नाइट्रेशन कराओ यही बनना है. कोई ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं आ जाएगा उठ के. जैसे एक बार एम्स में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं और बाइसल्फेट आयन बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रेशन के रेट पे क्या असर पड़ेगा? मैकेनिज्म के इन डेप्थ क्वेश्चन था
कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बाइसल्फेट आयन, तो नाइट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा? स्लो होगा, फास्ट होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ये होगा। तुम देखना रिएक्शन मैकेनिज्म 2 का अगर तुम्हारे पास है तो वहां पे एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या क्या है? H2SO4 और HNO3 है, लेकिन इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में बाहर से अगर NaHSO3 डाल दिया, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल दिया, तो ओवरऑल नाइट्रेशन का असर क्या होगा? स्लो होगा, फास्ट होगा, कम हो जाएगा। कम होगा। यहाँ पे आंसर है, देखो ये रिएक्शन फास्ट चलेगा अगर ये नहीं है तो, अगर ये बाहर से एक्स्ट्रा आ गया तो ये रिएक्शन बैक हो जाएगा, मतलब NO2 प्लस कम बनेगा, NO2 प्लस कम बनेगा तो ये रेट स्लो होगा, RDS और ज्यादा कम हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि बाइसल्फेट आयन का जो O- है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे NO2 प्लस के साथ में? नहीं, ये कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन जनरली मतलब वो तो मतलब स्लो होता है, जैसे बोल दो, उसका एग्जैक्ट आंसर फिर देखना पड़ेगा क्या है। मैं बस पूछ रहा था, वो हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर मान के चलो ऑब्वियसली ये कैटायन है और ये एनायन है ना, लेकिन ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि NO2 प्लस का ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगा अगर वहां बाइसल्फेट है तो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में बेस्ट क्या है? व्हाट इज द बेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर? Concentrated HNO3 and H2SO4। क्लियर है? मैकेनिज्म लिख लिया जी सब लोगों ने? एकदम डे वन वाला जो मैकेनिज्म वही चलेगा बार बार। अब थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, वहां पे ENU लिखा था, यहाँ डिफाइन कर दिया प्रॉपर्ली कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। कभी कभी तुमसे पूछ सकता है एकदम बेसिक क्वेश्चन कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आपको वहां लिख के आना होगा नाइट्रोनियम आयन, ये नहीं कि वहां HNO3 लिख के आ गए। What is electrophile in nitration of benzene? Nitronium ion, not HNO3. HNO3 प्रोटोनेट होता है फिर, और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में कौन बेस है और कौन एसिड है? HNO3 बेस है और ये एसिड हो गया। इनफैक्ट ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। हाँ क्या? हाँ मिला ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर स्लो दिया हुआ है, स्लोअर है ना। की पॉइंट्स लिखो, की पॉइंट्स ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एक बात नहीं, की पॉइंट्स। पहला, बेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, ये बेस्ट है। कुछ लोग कभी कभी NO2BF4 भी यूज कर सकते हैं, तो ये कैसे टूट जाता है? NO2 प्लस BF4 माइनस। कभी कभी नाइट्रेशन इसके प्रेजेंस में भी होता है, कभी कभी नाइट्रेशन N2O5 के प्रेजेंस में भी होता है, क्योंकि N2O5 टूटता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में। मतलब बेस्ट तो रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। बेस्ट रिएजेंट क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ नाइट्रेशन ओवरऑल इरिवर्सिबल है, ध्यान रखना, लिख लो। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ओवरऑल क्या है? जो RDS स्टेप है वो क्या है? इरिवर्सिबल। RDS step in case of nitration of benzene is irreversible. ठीक है, समझ में है? अच्छा, गेस करो, एक दो की पॉइंट्स के अलावा एक दो क्वेश्चन कराते हैं। अगर नाइट्रस एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में लेते तब क्या बन जाता? NO प्लस। वेरी गुड। नाइट्रोसोबेंजीन क्या बन जाता? नाइट्रोसोनियम। हाँ, इस केस में अगर नाइट्रिक एसिड नहीं यूज करके HNO2 यूज करते तो HNO2 का देखो ये स्ट्रक्चर है। बार बार मैकेनिज्म नहीं बताना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिख लो। ये NO2 HNO2 है, और HNO2 को अगर H+ मिलेगा H2SO4 से
तो ये प्रोटोनेट होके कौन सा कंपाउंड बना सकता है बताओ। देखो जैसे इस ऑक्सीजन ने H2SO4 से H+ लिया, नाइट्रस एसिड का इस वाले ऑक्सीजन ने OH वाले ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसने अगर यहाँ से H2SO4 लिया, इनफैक्ट इसने फोर्स किया कि H+ ले, मैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हूं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, वाटर एंड NO+। तो इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट हियर, NO+। NO+ इज नाइट्रोसोनियम आयन। तो अगर आप नाइट्रेशन HNO3 से कराओगे तब तो NO2 जुड़ेगा, लेकिन अगर नाइट्रेशन अगर HNO2 से कराओगे, HNO3 से कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन, और HNO2 से कराओगे तो नाइट्रोसोबेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम है, एक क्वेश्चन के थ्रू ले लो, नाइट्रोसोनियम आयन, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको ले लो, दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। समझ में आया, बोलो। लेकिन बेस्ट क्या है नाइट्रेशन में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेशन क्या है, इरिवर्सिबल है। नाइट्रेशन का जो RDS स्टेप है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐसा पूछा, क्वेश्चन के थ्रू ही मान लो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, की पॉइंट ज्यादा है नहीं इसके, क्वेश्चंस के थ्रू की पॉइंट बता देता हूँ। बोला जाता है C6H6 का अगर नाइट्रेशन कराते हैं और इसी का C6H6 की जगह पे C6D6 का नाइट्रेशन कराते हैं, C6D6, तो इसका रेट कंपेयर करना है। रेट कंपेयर करना है, R1 ज्यादा नहीं हो सकता, वही तो कंपेयर करना है। R1 greater than R2। देखो ओवरऑल रेट तब इफेक्ट होगा जब RDS इफेक्ट होगा, दोनों सेम ही होगा। दोनों same ही होंगे फिर। इसीलिए बोला ना RDS स्टेप इरिवर्सिबल होता है, अभी लिखा है ना। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और जस्टिफाई करता हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा लिख लिया ना कि अगर नाइट्रिक एसिड है तो NO2 और नाइट्रस एसिड है तो NO। इसको जस्टिफाई करता हूँ, क्या है ये बताओ। इन सब जगह पे H है, इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर इस पे NO2 अटैक किया है ना, और दूसरा NO2 जहां पे सारे H हटके क्या लग चुके हैं, D लग चुके हैं, ठीक है, इस पे NO2 अटैक किया। मैं बताऊं दोनों जगह पे ये स्टेप RDS ही है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटना और इसका इस पे जुड़ना, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, दोनों जगह पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड। तो हम ये नहीं बोलते यहाँ पाई बॉन्ड वीक है वहां स्ट्रॉन्ग है, दोनों जगह पाई बॉन्ड इक्वली लाइकली। मेरी बात समझ रहे हो। इसीलिए चाहे बेंजीन का नाइट्रेशन करो या हेक्सा ड्यूटेरो बेंजीन का नाइट्रेशन करो, हाइड्रोजन की जगह पे D आ गया ना, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, C6H5NO2, और यहाँ C6D5NO2 बनेगा, एक D हट जाएगा, यहाँ से एक D हट के वहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ से एक H हट के NO2 आ जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि R1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। क्यों? क्योंकि दोनों का RDS का स्टेप का रेट नहीं बदल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, RDS का रेट क्या है दोनों का, तुम बताओ, पाई बॉन्ड टूटना NO2 पे जाना और यहाँ भी पाई बॉन्ड टूटना NO2 पे जाना, सेम रेट से चल रहा है। पता है, नो डाउट CH बॉन्ड वीक है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इधर इधर गौर करना, पहले समझ लो, CH बॉन्ड वीक है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट RDS स्टेप में CH और CD बॉन्ड तो टूटता ही नहीं, RDS स्टेप में पाई बॉन्ड टूटता है, और CH और CD बॉन्ड लास्ट वाले स्टेप में टूट रहा है। अब देखो, जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद डीप्रोटोनेशन है,
तो फास्ट स्टेप थोड़ा और फास्ट हो गया है, फास्ट स्टेप थोड़ा और स्लो हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। आरडीएस स्टेप अगर थोड़ा बहुत फास्ट स्लो हो गया तो फर्क पड़ता है। मेरे बात समझ रहे हो? तो मैं फिर बोल रहा हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एज वेल एज C6H6। लिख लो नोट में, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ C6H6 and C6D6 because the RDS is irreversible, because the RDS step is irreversible. Kinetic isotopic effect is not observed in case of C6D6 as well as C6H6 because RDS step is irreversible, and in this step heterolysis of pi bond occurs. Heterolysis of pi bond occurs, है ना? Heterolysis of pi bond occurs. लिखा? आगे बढ़े। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हर बार नाइट्रेशन नहीं देके अब तुमको क्या बोल देगा कि मान लो टॉल्वीन है, इसका नाइट्रेशन कराओ। टॉल्वीन, तो टॉल्वीन का नाइट्रेशन कराओगे तो अब बताओ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन डिसाइड करेगा? ये ग्रुप पहले से जगह बना रखा है, तो NO2 प्लस या तो ऑर्थो या पैरा पे। बोलो, समझ में आया? दोनों प्रोडक्ट लिख सकते हो तुम, यहाँ CH3 रहने दो, यहाँ पे NO2 लगा दो, और यहाँ CH3 रहने दो, यहाँ NO2 लगा दो। मेजर में ये दोनों लिख सकते हो। बोलो, दोनों में लो, नहीं मेजर यही मानो, पैरा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हो? अरे पहले से ग्रुप है और फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन में हम कहीं भी जोड़ सकते थे, लेकिन पहले से एक ग्रुप है तो फर्दर नाइट्रेशन में हम कहाँ जोड़ेंगे, डिपेंड करेगा कि पहले से कौन सा ग्रुप है। बोलो, अरे यस नो, वी आर डूइंग नाइट्रेशन ऑफ टॉल्वीन। किसका नाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग? टॉल्वीन का। कैसे होगा नाइट्रेशन ऑफ टॉल्वीन? बोलो, अगर नाइट्रेशन ऑफ टॉल्वीन करोगे, ठीक है, पता है अगर इसका फर्दर नाइट्रेशन कराने का कोशिश करें तो बच्चे अभी भी कौन डिसाइड करेगा? मिथाइल, NO2 नहीं डिसाइड करेगा अभी भी। अच्छा मैं बताऊं, कहीं ना कहीं इस NO2 के वजह से डीएक्टिवेट हो गया। अरे एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर, बताओ ये जल्दी ESR देगा, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, कौन पहले ESR देगा? टॉल्वीन में सिर्फ एक्टिवेटर है, यहाँ दोनों है, मिला जुला के डीएक्टिवेट ही तो किया, तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। पहला मान लो 25 डिग्री पे हो रहा है तो पता चला ये 60 डिग्री पे करना पड़ रहा है। मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पे करेगा। अच्छा, जो भी अभी भी डिसाइड कौन करने वाला है? ये करेगा, तो अब यहाँ लाएगा। बोलो, ये यहाँ तो यहाँ ला देगा ज्यादा से ज्यादा। अरे यस नो, तो इन दोनों के बनने से 2 NO2 आ गया। फिर से रिपीट कर, ये कहाँ चाहेगा लाना? या तो एडजेसेंट या फारदेस्ट। अभी भी मिथाइल डिसाइड करेगा ना, तो ऑर्थो यहाँ पे अभी भी कौन डिसाइड करेगा? मिथाइल, तो इसका ऑर्थो खाली है, पैरा तो खाली है नहीं। अच्छा बताओ, इसका फर्दर नाइट्रेशन कर दिए तो और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, पता चला 100 डिग्री सी पे करना पड़ रहा है। क्यों? अरे हर स्टेप में स्टेप, बोलो, पहला स्टेप में एक NO2 आया, डीएक्टिवेट हुआ, अब 2 आ गया और ज्यादा, लेकिन अभी भी कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे अब एक ही ऑप्शन बचा है ना। बोलो, अब ये लास्ट हो जाएगा। हाँ ये पढ़ा है क्या हमने? नहीं, TNT बन गया ना ये तो। बिल्कुल सही। ये क्या बन गया बच्चे? ट्राइनाइट्रोटोल्वीन। ये क्या बन गया? ट्राइनाइट्रोटोल्वीन।
अगर वीडियो गेम्स वगैरह खेला है तो TNT का बॉक्स वगैरह बना हुआ दिखता होगा जगह जगह पे, TNT खेला है? अरे वाह, TNT इज एक्सप्लोसिव, RDX जैसा ही है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये टोल्यूइन है और वहाँ 3 NO2 आ गया। एक TNB भी होता है, TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अगर सिर्फ बेंजीन का नाइट्रेशन करा दिया पहला बार तो 1 NO2 आएगा, बताओ, अरे yes or no? फिर इसका नाइट्रेशन करा दिया तब तो कहाँ पे आएगा? मेटा पे। वेरी गुड, क्योंकि 1 NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। अब बताओ फिर से इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं तब मेटा पे आएगा, किसी भी एक सिस्टम का ये दोनों चाहेगा इसके मेटा पे ला। ये है TN क्या? TNB, ये भी एक्सप्लोसिव ही है, TNB। लेकिन मैं बताऊं हर स्टेप में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तीसरा बहुत क्योंकि पहला बेंजीन का तो हो गया, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे 25-30 डिग्री सी पे हो गया, बट एक नाइट्रोबेंजीन का फर्दर नाइट्रेशन करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डीएक्टिवेटेड रिंग में इलेक्ट्रोफाइल जल्दी नहीं आना चाहता है। माइनस M आने के बाद तीसरा आना और डिफिकल्ट है, पता चला 110-20 डिग्री पे करना पड़ रहा है। अरे समझ में आ रहा है? बोलो। तो अभी क्या करना है, रफ में क्या लिख के आना है? हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, रफ में लिख के ही आना है सबको। पढ़ के आओ अभी। क्या समझ में आ रहा है, क्या होमवर्क है? और मैंने टैब पे वो ये सर का ये डाल दिया है क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इवन जेई मॉड्यूल भी वहां शेयर्ड है, आप देखना। आज एक ड्राइव बनाया कि ये सर देख सर्च कर